महिलाओं ने फिर से दूसरे फेज में भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और पुरुष वोटरों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे दौर में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और जो नंबर्स आ रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से महिलाओं ने भारी तादाद में दूसरे चरण में लगभग 92% वोट प्रतिशत इस वक्त आ रहा है और उसमें भी जब आप देखेंगे तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। पुरुष 91.07%, महिलाएं 92.28%, थर्ड जेंडर 91.28%, टोटल 91.66%। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लगभग यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें 1.28% का बढ़ोतरी, 1.2% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है पश्चिम बंगाल में। ये बहुत बड़ी फर्स्ट फेज के आंकड़े भी अगर हम देखें तो महिलाओं ने 92.69% वोटिंग किया था और पुरुषों का मतदान ये 90.92% हुआ था। यानी अगर एवरेज अगर हम देखें तो महिलाओं का मतदान ये 92% मतदान महिलाओं का, जबकि 90% मतदान पुरुषों का हुआ। यानी करीब करीब 2% मतदान महिलाओं का ज्यादा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सुधांशु जी? मानव जायसवाल भी हमारे साथ टीएमसी की तरफ से जुड़े हैं। सुधांशु जी, इसको आप किस तरह से देखेंगे, महिलाओं का इतनी भारी तादाद में निकलना? देखिए, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है तमाम राज्यों में जहां जहां महिलाओं को अलग अलग राशि भी दी जाती है, हालांकि इसको महिला वोट को सिर्फ उससे जोड़ देना भी सही नहीं है, लेकिन कई महिलाएं मुझे मिली, एक महिला मिली जिनके घर में 6 लोगों को मिल रहा था पैसा, 1500 लक्की भंडार योजना का, यानी 6,000 रुपया 9,000 रुपया उनको महीना मिल रहा है घर में। सुधांशु जी, देखिए, महिलाओं को ऊपर जिस चीज का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता, अगर अपराधियों का वर्चस्व हो, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो, दबंगों का वर्चस्व दिखाई पड़े, तो उसका सबसे बुरा प्रभाव यानी सबसे पहली शिकार महिला होती है। मुझे लगता है कि इस बार जो भय मुक्त चुनाव हुआ है, इसमें महिलाओं ने निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर वोट दिया होगा। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, शशि शेखर जी बैठे हैं, उन्हें पता होगा और आप लोगों को भी पता होगा, पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी लेखिका होती थी महाश्वेता देवी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लिखा था, रचना थी उनकी, 1084 की मां। उसका मीनिंग क्या था? 1084 मतलब एक लड़का जो मारा गया था उसकी लाश का नंबर था, मॉर्चरी में नंबर था। तो उनके लिए एक संख्या थी जिस ढंग से लोग मारे जा रहे थे, और मगर उस मां को समझ में आ रहा था उसका दर्द क्या है। तो आज जो रत्ना देवनाथ हमारी प्रत्याशी थी, जो आरजी कर कॉलेज में जिस लड़की के साथ वो दुखद, दर्दनाक और दुर्दांत घटना हुई थी, आज उसकी मां हमारी प्रत्याशी थी और आरोपी का बेटा टीएमसी का प्रत्याशी था। तो मुझे लगता है वो 1084 की मां आज अगर दिखाई पड़ रही होगी तो वो रत्ना देवनाथ जी के चेहरे में दिखाई पड़ रही होगी। तो महिलाओं को यह भी समझ में आ रहा होगा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में सबसे लो कन्विक्शन रेट जो है 3% है बंगाल में, राष्ट्रीय औसत 22% मानव जी, इस पर रिस्पॉन्ड मानव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। 84 जो है वो नक्सलवादी था। हाँ, इस पर जल्दी से मानव जी मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मानव जी आ रही है आपके। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत नमस्कार है, और बंगाल की जनता को बहुत बहुत साधुवाद है। इन्होंने दिखा दिया कि एसआईआर हो, चाहे भाजपा की पूरा तंत्र मंत्र शक्ति हो, चाहे जितने फौज हो क्यों ना हो, हर बार की तरह इस बार भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। जिस तरीके से सुधांशु जी बात करते हैं, उन्होंने बातों बातों में इतने बहक जाते हैं, रथ चरित से बात करते करते बोले आरोपी का बेटा वहां खड़ा था रत्ना जी के खिलाफ। कौन आरोपी का बेटा है जी? वो कौन है आरोपी? आरोपी जेल में है, उसका बेटा है वो। तो आप माफी मांग लीजिए सुधांशु जी। इतना भय में मैंने इतना भावुक मत हो जाइए कि कुछ भी आप बोल रहे और नेशनल चैनल पे आप बोल रहे हैं, हम भी आपको सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए पैसा विषय नहीं है। बंगाली माताएं निर्भीक है, उनको डर नहीं लगता है, वो डरती नहीं है। ये माँ दुर्गा, माँ काली का वरदान है बंगाल की महिलाओं पे और हमारे देश की महिलाओं पे। जहाँ सीता भी जन्मी है, जहाँ झांसी भी जन्मी है, जहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है, जहाँ शिव की भी पूजा होती है। तो ऐसी बातें मत क्या करिए, अब डरपोक मत समझिए। हमने आज ये जो आंकलन आया है, जो तरीके से वोट हुआ है, जो प्रतिशत वोट बढ़ा है, ये आपके कूटनीति, क्रूर नीति और ये शोषण करने का जो जरिया है उसके वजह से हुआ है। अब चाहे जितना भी कर लें, 15 दिन आके अमित शाह जी बैठे हैं यहाँ पे, क्यों बैठे? क्योंकि उनको भरोसा नहीं अपने कार्यकर्ताओं पे, मैंने कार्यकर्ताओं नहीं, नेताओं पे,
क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ हम कर देंगे, पैसा दे देंगे, केंद्र वाहिनी दे देंगे, हम एसआईआर करवा देंगे, इलेक्शन कमीशन से जबरदस्ती इलेक्शन भी करवा देंगे किसी भी तरीके से, लेकिन 30 लाख लोगों को वंचित भी रख देंगे, फिर भी हम नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इन पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनको बैठा रहना पड़ा। आपने बोला कि बहुत अच्छी बात आपने बोली, पूरा नॉर्थ ईस्ट मोदी जी घूमता है, 70 बार ट्रेवल किया। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बाहर है क्या? चाइना में है, अंडमान में डूबा हुआ है, अंतरिक्ष में है, वहां पे इतनी फोर्स तो पहुंच नहीं पाए। मोदी जी क्यों नहीं गए भाई? इतने भव्य व्यक्ति है, इतना बड़ा बड़ा उनका काम है, पहुंच जाना चाहिए था, नहीं पहुंच पाए। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है वो। तो आप ये लेकिन जो मानव जायसवाल जी, एक आधा सवाल सच है ना, उससे मानव हम लोग को जायसवाल जी, बचा एक के सवाल रखिए। आपसे ये पूछना जरूरी है। बहुत बीजेपी ज्यादा दुख आपको हो जाता है। क्लोजिंग कर रही है। देखिए, महिलाओं का मतदान बढ़ना ज्यादा है, 2% से ज्यादा मतदान। अगर चुनाव दर चुनाव हम देखें तो बीजेपी का जंप दिखाई देता है। 2016 के मुकाबले 2021 में भारतीय जनता पार्टी को 27% महिलाओं के वोट ज्यादा मिले थे, आपको 50% मिले थे, लेकिन बीजेपी के पास भी कंसोलिडेशन हो रहा है। कई आरजी कार और बाकी सारे मुद्दे चले तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अरे सुनिए ना साहिल जी, 2024 में क्या हुआ था? कैसे वोट डिप कर गया? क्या कारण था? कुछ तो किया होगा इन्होंने। आज प्रेशर कुकर के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, आपको लगता है महिलाएं चुप हैं? कुकर मिल नहीं रहे हैं, आपको लगता है महिलाएं चुप हैं? आपने उनके बच्चों के सुबह के दूध पे वार किया भाई। आपने उनके पतियों के जो दिन भर काम करते हैं उनके संध्या के खाने पे वार किया है भाई। आपने महिलाओं की गरिमा पे वार किया है भाई, कि जो पैसे उनको लक्ष्मी भंडार से मिल रहे थे, अपने साल को बचा के अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए कुछ वो खरीदते थे, उनसे पैसे काट काट के वो गैस सिलेंडर और महंगाई की मार झेल रहे हैं। आपने कितने लोगों को आहत किया? आपको आइडिया भी है पिछले 14 सालों में, महंगाई के मुद्दे पर मेरा एक सवाल है आपसे। एक सेकंड, आपने आपने महंगाई का मुद्दा उठाया। अगर जनता केंद्रीय सरकार को ही उसके लिए जिम्मेदार मानती है तो विधानसभा में वो महंगाई के मुद्दे पर उनको पनिशमेंट देकर क्या कर लेगी? दूसरा, आंसू पर, ये प्याज के आंसू पर एक वक्त पर सुषमा स्वराज की दिल्ली में सरकार गिरी थी। तो लोग तो अगर महंगाई होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए उसके खिलाफ या उसके पक्ष में वोट डालते हैं। क्या ये सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है अंजना जी। बंगाल की जनता ऐसी नहीं है। बंगाल की जनता बहुत जागरूक जनता है, और बंगाल में जो पॉलिटिक्स है ना, वो बंगाल की डीएनए में है। हम आगे जाएं, और बस हम रत्ना पढ़े लिखे जो हमारे जो जनता ठीक है, है, रत्ना जो जी शिक्षित पर जनता आज है, जो पॉलिटिक्स से घेराबंदी उनकी की गई उसकी आप निंदा कर किसके दीजिए। साथ खड़ी है? सुनिए ना दादा, आज पानीहाटी सीट से वो लड़ रही हैं, है ना, और रत्ना देवनाथ पर जो घेराव उनका टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया और जो उनको उस तरह से मतलब वहां पर हूट करने की कोशिश की, गाड़ी को घेरा, उसकी तो निंदा कर दी। शुभेंदु अधिकारी को दौड़ाया। नहीं, देखिए शुभेंदु अधिकारी तो फिर भी चलिए पॉलिटिकल है, आप ये सब कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता, बट एक लेडी, वो भी आरजीकर की विक्टिम की मां, अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, उसकी निंदा कर दीजिए आप। नहीं, देखिए जो भी हुटिंग हुई है, हमारी पूरी संवेदना है रत्ना देवी जी के साथ, उनकी बेटी के साथ जो हुआ, वो बंगाल की बेटी थी, पूरा बंगाल उनके साथ संवेदना रखता है। और जहां तक बात है हुटिंग की, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आधा सच है। वहां उनके साथ जो लोग थे ना, वो बीजेपी के वो शातिर लोग हैं। अभी 2011 से लेकर 2024 तक अगर आप आंकड़े लेंगे, ना इसमें मिलावट मत कीजिए सर, मिलावट मत कीजिए, इसको रहने दीजिए ऐसे। अरे उन्होंने खुद आके बोला है भाई, आप खुद बीजेपी के टिकट पे लड़ रही हैं। प्रत्याशी हैं, वो तो प्रत्याशी है, बोला है। वो तो अपने सुधांशु जी, लेकिन कई लोगों की ये भी राय है कि ममता बनर्जी को लेकर महिलाओं में एक लोकप्रियता है, और उन्हें जब लगा कि इस बार बीजेपी जीत रही है तो क्या वो उनको जिताने के लिए निकली, ये भी एक तरीका हो सकता है इसको देखने का। मैं उसका भी उत्तर देता हूं। पहली बात तो जो आपने पूछा, आज सुरक्षा बलों की उपस्थिति में सिर्फ रत्ना देवनाथ जी की हूटिंग हो पाई, वो पिछला दौर होता तो शूटिंग तक हो जाती। ये पहला चुनाव गुजरा है पिछले लंबे समय के बाद जब किसी की हत्या नहीं हुई पोलिंग के दौरान। 2018 में तो 75 लोग मारे गए थे पंचायत चुनावों में, 75। खैर, अब इसके ऊपर आते, और जो सुरक्षा बलों की लोग बात करते थे, ये भी कह दूं, पिछली बार 6 चरणों में चुनाव हुआ था, औसतन एक चरण में 1.5 लाख सुरक्षा बल थे। यानी अगर वो एक एक बार जाते होंगे तो आप समझिए 1.5 को 6 से गुना करिए तो लगभग 9 लाख सिक्योरिटी पर्सनल पोजीशंस इंप्लॉयड थी। इस बार तो जब 2 ही चरणों में चुनाव हुए तो 3 गुना होना चाहिए था, फिर भी 2.5 लाख के आसपास थी। अब जो आपने बात कहने का प्रयास किया कि ममता जी की वजह से ज्यादा हो सकता, तो मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था,
जब वो पारित नहीं हो पाया और वो 2/3 बहुमत के अभाव में गिर गया, तो ये इंडी गठबंधन वालों ने मेज थपथपा के हर्ष ध्वनि करते हुए जो ये अट्टहास किया था, वो किसके लिए किया था? किस बात की खुशी थी भाई? आप ये कहते हैं भाई हमें भी दुख है, हमारे ये जो संशोधन थे पारित हो जाता तो महिलाओं को, पर ये तो नहीं हुआ। क्या गजब की खुशी मनाई थी, क्या अट्टहास दिख रहा था, जैसे कोई दानवीय अट्टहास हो। मुझे लगता है वो हंसी, वो अट्टहास निश्चित रूप से हर बहन के गले में, हृदय में तीर की तरह जाकर चुभा होगा, और उस तीर की चुभन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। यह परिणाम जो आएंगे, और वो निश्चित रूप से इंडी गठबंधन और ममता जी की पार्टी के विरुद्ध दिखाई पड़ेगी। चला आशुतोष, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी? नहीं, मैं सुधांशु जी का एक फैक्ट कर देना चाहता हूं। पिछले बार 858 कंपनियां थी, इस बार 2550 कंपनियां, यानी 1/3। अगर इस बार 2 लाख के आसपास है तो पिछली बार रहे होंगे करीब 70,000 के आसपास, जो सीआरपीएफ की टुकड़ियों की बात कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, प्रशंसा कर रहे हैं आप। नहीं, वो 1.5 लाख कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख, फिर उसको 9 से गुणा कर दिया तो 7 से गुणा कर दिया तो 9 लाख हो गए। ठीक है, चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले महीने में भी अभी बताया जा रहा है कि वहां पर ये टुकड़ियां तैनात रहेंगी। तो सीएपीएफ अगर वहां पर तैनात है, सेंट्रल आर्म अगले आदेश तक, अगले आदेश तक तैनात, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। मानव जायसवाल जी, आप कुछ पेपर ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो अच्छा है ना कि कम से कम। मैं पेपर नहीं दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था कि आज उदय नारायणपुर हावड़ा में एक 81 वर्षीय बुजुर्ग, उनकी हत्या हो गई। चुनाव आयोग ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। हमने अपने अलग तरीके से उसका क्लैरिफिकेशन लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, वो गिर गए, उनके बेटे उनके साथ में थे, वहां अस्पताल में उनको ले जाया गया, और उसके बाद पहुंचने के पहले ही उनको मृत घोषित कर दिया गया था। तो उसका क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से उनका माथा फटा है, उनका माथा फटा है, वो वीडियो है, वो धक्का उनको मारा गया है, ये भी वीडियो है। अब अगर हम चुनाव आयोग को पता कर ले तो सेंट्रल पुलिस फोर्स का कोई जवान क्यों एक बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का मारेगा? एक सेकंड मानव जी, देखिए दादा, आप चिल्ला चिल्ली करके कोई फायदा नहीं है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के हमारे जो सैनिक हैं वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बिना वजह का जाके ऐसे ढकेल के मार रहे हैं, आप ये बता रहे हैं? थोड़ा तो सोच के बोलिए, क्यों मारेंगे? मेरे ख्याल से उनको नहीं, वो ये सवाल पूछना चाह रही है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के व्यक्ति क्यों किसी बुजुर्ग को मारेंगे, क्या वजह से जाके? और चुनाव आयोग उसमें अधिकृत तौर पर अगर। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आज सुबह भी तारकेश्वर में, सदगछिया में और कुछ एक इलाके में, फाल्ता में, सेंट्रल फोर्सेस ने लाठीचार्ज करी है महिलाओं के ऊपर। ये पूरा बंगाल जानता है और पूरा बंगाल ने देखा है, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन नहीं बताएगा। ये शीतलकुची जैसे इंसिडेंट जहां इलेक्शन कमीशन नहीं बताया। जहां तक बात है ना, फाल्ता में जो हुआ वो भी दिखाया गया है। उसके बाद बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो जब गई थी, आप एक स्पेसिफिक चीज है जो फोटो शाम से दिखा रहे हैं आपके जितने भी प्रवक्ता रहे हैं, ड्यू रिस्पेक्ट और सारा हम सबकी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है कि कोई वोटिंग के लिए जाए और उसके साथ ऐसा ही घटना हो जाए, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है बुजुर्ग व्यक्ति थे, गिर गए, चोट लगी होगी, उसके बाद अस्पताल पहुंचते पहुंचते मृत घोषित हुए, है ना? हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का कोई भी जवान क्यों किसी बुजुर्ग आदमी को जाके मारेगा? वो तो लोगों की मदद कर करके वोटिंग करा रहे हैं। मैडम वजह बताइए। सेंट्रल फोर्सेस नहीं करा रहे, उनको करवाया जा रहा है, उनके हाथ बांध दिए गए हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है और चुनाव आयोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। आज 30 लाख लोगों को जिन्होंने किया, बताइए ना, ट्राइब्यूनल में 14,074 लोगों में 14,000 लोगों को कर रहे हैं। वो एक बड़ा मामला है। 27 लाख वो केसेस जो है वो एजुकेशन में है, वो रेलेवेंट इशू है। ये भी बंगाली है, ये भी भारतीय हैं, इनको भी सुधांशु जी जवाब। हाँ, तो बिल्कुल ये रेलेवेंट क्वेश्चन। सुधांशु जी जवाब दीजिए। चलिए, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नहीं, एक चीज मैं और बोलना चाहता था जी। 2011 से लेकर 2024 देखिए, पहली बात वापस बढ़ा है। मानव जी को तिनके की ओट में पहाड़ नहीं छुपाना चाहिए। ये सवाल तो है ना सुधांशु जी की 27 लाख लोग वोट ठहरे दादा। जो हम जीते थे निजीर सोमोए बोलो, ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी কথা শোনা যাচ্ছে না, একবার কেটে যাচ্ছে ম্যাডাম। हाँ, ये बराबर सुनाई दिया। मानव जी सुनिए, पहली बात यथार्थपरक बात करनी चाहिए। सुधांशु जी 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए, 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए। एक सेकेंड, हाँ, उसमें 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल सही बात अभी बता रहा हूं उस पर। पहली बात तो इनको ध्यान रखना चाहिए, चुनावी हिंसा होता है गोली, बम, पत्थरबाजी, इनसे किसी की मृत्यु होना।
अगर किसी की स्वास्थ्य कारणों से दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई तो उसको आपने चुनावी हिंसा, और देखिए कितनी बड़ी बात है कि उसको कह रहे हैं कि चुनावी हिंसा। जब दर्जनों मरते थे तो कोई हिंसा की बात नहीं, बम, कट्टे, गोली, उससे तो कोई वो नहीं होता था। अब आ रहे हैं 27 लाख के विषय के ऊपर। अब देखिए यहीं पर एक समस्या है। आज मैं दर्शकों के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि आप कल्पना करिए कि आईपैक के दफ्तर पर ममता बनर्जी खुद क्यों गई थी फाइल को कब्जा करने। कुछ उसमें ऐसा था कि कुछ लोगों के ये ऐसी एक थ्योरी है कि बैक डेट से कागजात बनाए जा रहे थे ताकि उन घुसपैठियों को वोटर बनाया जा सके, और यह डर था कि वो साथ में ना आ जाए। अन्यथा इलेक्शन स्ट्रेटजी में ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इतना घबराने की बात है कि हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी, मतलब तृणमूल के सारे नेता बेकार थे, तृणमूल के कार्यकर्ता बेकार थे, मानव जायसवाल जी बेकार थे। ये तो आपका एजम्पशन हो गया ना, एक आउटसोर्स एजेंसी। सुधांशु जी, अब 27 सुधांशु जी, ये तो आपका एजम्पशन हो गया। अब 27 लाख ट्रिब्यूनल के सामने जब हियरिंग हुई, जितनी हियरिंग हुई है उन सभी को वहां पर अलाउ किया गया वोटिंग करने के लिए। 136 लोगों की हियरिंग हुई, उनको कहा गया कि आप वापस वोट दे सकते हो, जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में चुनाव आयोग ने दूर किया था। 1036 लोगों की वापस हियरिंग हुई, उनको दूसरे चरण में वोटिंग के लिए अलाउ किया गया है। जिनकी हियरिंग हुई उनको अलाउ किया जा रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 37 लाख लोगों की जिनको हटाया गया था, जुडिशियल प्रोसेस में उनको अंदर किया गया है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो मैंने ये कही कि जिस ढंग के कार्य किए गए ये अपने आप में बहुत संदेह पैदा करता है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कोई मुख्यमंत्री पर्सनली किसी प्राइवेट कंपनी के डाटा को बचाने के लिए। अब आइए इसके ऊपर देखिए, चुनाव आयोग और न्यायालय ने इस विषय के ऊपर पूरी तरीके से तर्कसंगत काम किया। उन्होंने कहा भाई जिनके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, अगर वो सामने रख रहे हैं तो उनको अनुमति दी गई। अब यदि कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रख पा रहा है या वो सामने ही नहीं आ रहा है, वो प्रकट ही नहीं हो रहा है, तब तो फिर अपने आप में वकालत करने वालों की जो नियत है वो संदेह के घेरे में आ जाती है। नहीं, मैं देखिए साहिल जी कैसे बाईपास कर गए, यही तकलीफ है हमको। इतना अच्छा बोलते हैं, अरे सच बोलिए ना, भारत आपको सुन रहा है, देश सुन रहा है, बोलिए ना। बड़ी खबर इस वक्त की 92% पार कर गया है वोटिंग परसेंटेज। दूसरे चरण में भी 92%, पहले चरण में 93.23% मुझे लगता है हुआ था, और इस बार 92% पार। बम्पर वोटिंग निकला बंगाल, वोट डालने, मताधिकार का प्रयोग करने, मतदान लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व। 10 दिन के बाद भी रिवाइज। शशि शेखर जी लेकिन मिसाल बना दिया भाई बंगाल, कोई दो राय नहीं। 5 बजे तक ही मैंने गिना था, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी अगर सबक 27 सिखाया लाख ज्यादा जाएगा लोग किसी को निकले। तो पूरा सबक सिखाया जाएगा। अभी अब जो आएगा वो बहुमत से आएगा और बम्पर बहुमत से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सबक सिखाया जाएगा, पूरा सबक एक तरफा होगा, मतलब लग ऐसा ही रहा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जिधर या भी तो होगा ममता बनर्जी जम गई या ममता बनर्जी गई। उखड़ गई। तमिलनाडु में क्या हो रहा है विश्लेषण, लेकिन सभी खबर का इस बात पर टिका हुआ है कि कौन आएगा ये नहीं बताएंगे। कौन कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जलने वाले की मुझे यही मालूम कहते है, हैं। मुझे मालूम है काहे कौन है। जलने जलाने की बात ही बोल दिया करते था हैं। आपको। जमा गई, क्या कह रहे हैं? जम जाना अच्छी बात कह रहे हैं। जमा गई बोल रहे हैं। वो हिल नहीं पाएगी। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सुधांशु जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी। देखिए, इसमें बिल्कुल बगैर भावनाओं में बहे तथ्यात्मक बात करिए। विगत 3 विधानसभा चुनावों को देखिए। 2011 में भारतीय जनता पार्टी अप्रासंगिक दल थी। 2016 में हम 3 सीटों पे आए, 10% वोट पाया। 2021 में हम 77 सीटें पाकर मुख्य विपक्षी दल बने और 38% वोट पाया, और तृणमूल का 48% वोट था। हमारे इनके बीच में 10% का वोट था, अंतर था, यानी सिर्फ 6% वोट हमें अपने पक्ष में करने थे। अगर आप वो ट्रेंड देखें तो वो ट्रेंड दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक लंबी छलांग मारने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसमें और एक और बात समझना चाहिए अंजना जी, जब लोग डिस्कस करते हैं तो ये पक्षी भूल जाते हैं। मात्र 15 साल पहले चाइना के बाहर अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी जो कम्युनिस्ट रूल के अंडर में थी, वो तो वेस्ट बंगाल थी, जहां कम्युनिस्ट साफ है। मतलब पिछले चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट साफ हो गए, हसियाबाली साफ और पंजा साफ। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। सब 2021 में करे थे भाजपा हार गई, भाजपा हार गई, भाजपा हार गई। भाई सब साफ तो हो गए कांग्रेस और कम्युनिस्ट, और मुख्य विपक्षी दल बन गई भाजपा। तो जो ट्रेंड दिख रहा है, इस बार हम और लंबी छलांग मारकर बचा लो यार। जो एक तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दलों का एक प्रकार से समापन अध्याय होने जा रहा है कोलकाता की राजनीति में।
तो कम्युनिस्टों को किसने खत्म किया, टीएमसी ने कि आपने? साहिल जी, मैं अरे सारे कम्युनिस्ट तो चले इधर 30%। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट खत्म हो गए वो। अरे कहाँ आपकी टीएमसी में पार्टी में कितना आ गए भाई? परसेंट गए? टीएमसी बता में रहा हूँ कितना परसेंट गए? इसका हिसाब नहीं रखते हैं। 30% जो शिफ्ट हुए ना 16 से टीएमसी में कितना परसेंट गए? सब बीजेपी इधर देखिए, इधर देखिए, टीएमसी में कितने परसेंट गए? मैं तो उनसे कह रहा हूँ साहब, बीजेपी में गए भाई। आज सारे बीजेपी में गए। 30%। और लेफ्ट वाले सारे बीजेपी में गए। मानव जी कुछ कह रहे हैं। गजब कहानी कर रहे हैं। मानव जी बताइए। जी इतना कैसे कहानी डेटा में बात करो ना। अरे मानव जी को कहने दीजिए, चलिए मानव जी बोलिए, चलिए बोलिए तो डेटा की बारे में बात करो। 30% इधर उधर चले गए सीधे। मानव जी आप भी बता दीजिए कितना लेफ्ट वाले आपके यहाँ है? सुनिए, हमारी पार्टी बनी 1998। कांग्रेस की हमारा एक वोट बैंक था जो कांग्रेस से टीएमसी में इमीडिएट टर्न हो गया, और ग्रेजुअली हमारी जो लड़ाई थी वो मुख्य लड़ाई थी सीपीएम से, जिससे हमने कांग्रेस का गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस का साथ छोड़ा। उसके बाद जब हम 2011 में आए तो कांग्रेस और टीएमसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक, दो 12 साल 14 साल का जो संघर्ष था ममता बनर्जी का, तो टीएमसी में वो ग्रेजुएट हुआ और बहुत सारे नए वोटर्स हैं, बहुत युवा हमारे साथ जुड़े। उसके बाद जब 2011-2016 होता है ना, तो सीपीएम ढलने लगती है, और सीपीएम में ढलते थोड़ा सा वोट बैंक शिफ्ट होता है भाजपा को, तो 2-3 सीट मिल जाता है, बहुत मेहनत करते हैं लोग। उसके बाद जब 2016 से 2021 के पहले 2019 आया, ये 2019 बहुत वाइटल है। इसमें सीपीएम को पता चल गया कि हम ममता से तो लड़ नहीं सकते, भाजपा का पूरा जोर है, पैसा है, दमखम है, तो बंगाल में प्रसंग शुरू हुआ, बाम का वोट राम के पास, ये शुरू हुआ। अब इन्होंने क्या देखा, वामपंथी विचारधारा के लोग राम के साथ जुड़े। किसका नारा था? अब सुनिए, टीएमसी का टीएमसी का लगवाया हुआ नारा था। बड़ी कहानी आशुतोष जी। अच्छा मुझे क्या करते हैं, वाम का राम शिफ्ट नारा किसका था? अपने हिसाब से जो नारा किसका था? आप ही का तो नारा था। ऑब्वियसली टीएमसी का नारा टीएमसी का नारा था ना। सुधांशु जी जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड टू दैट। shift in electoral politics in your calculation analysis। अब मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बोलूंगा सर, अपने में माइनस बीजेपी का प्लस। मानव जी, बीजेपी में जो वोट आया वो आसमान से आया। निजीर शोमोए बोलो दादा, निजीर शोमोए। मेरा एक सवाल मानव जी से, अभी निजीर समय अब अपने में टर्न पे बोलिए मानव जी, और सुधांशु जी दर्शकों से के भी साथ एक सवाल। अन्याय मत करिए, सारा विषय आने दीजिए। अब मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जो तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार थे, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। अब इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इतना नासमझ नहीं है कि वो 30% का मतलब क्या था और वो 30% वोट किसका था। देश के नागरिक है ना। ने कहा कि लेफ्ट का वोट बीजेपी के साथ आ गया, हो सकता है। अब सुनिए, आपने टर्न पे बोलिए सर। लेफ्ट का वोट बीजेपी के साथ आया और लेफ्ट के गुंडे चले गए टीएमसी में, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है कि लेफ्ट वाले राइट हो गए और लेफ्ट का वोटर मान तो गए, लेफ्ट का वोटर उधर गया। 2007 में लेफ्ट की सरकार थी और इनके एक परिवहन मंत्री, एक मिनट सर पूरी बात होने दीजिए। 2007 में लेफ्ट की सरकार थी, इनके परिवहन मंत्री थे मिस्टर चक्रवर्ती। उन्होंने केवल दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर ली थी, तो प्रकाश कारत ने जवाब तलब कर लिया था कि आप कम्युनिस्ट होकर पूजा कैसे कर सकते हैं, आप पहले कैसे कह सकते हैं मैं पहले हिंदू हूं बाद में कम्युनिस्ट हूं। और उसी कम्युनिस्ट ने 2021 में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, जो कहता है धर्म एक अफीम है, यानी उसके लिए हिंदू धर्म तो अफीम है। और फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब में बहुत अजीम शख्सियत दिखाई पड़ रही थी। इन कर्मों की गति की वजह से लेफ्ट डूबा निजीर शोमोए और इस बोलो वजह दादा। से कांग्रेस अपने कर्मों से डूबी, लेफ्ट अपने कर्मों से डूबा, अब तृणमूल अपने कर्मों से 4 तारीख को भी इस्तेमाल हो सकता है। ये अच्छा नहीं, अच्छा तब तक सेंटेंस 3-4 लाइन और सीख लूंगी। हाँ, सीख लेंगे। ताकि कुछ गलत अरे ना भाई, हो। हमारा एक सवाल है। हाँ, बोलिए किससे बहुत देर से शशि मेरा सवाल दोनों से ही पूछेंगे मानव लगता जी है। से है और उसके बाद सुधांशु जी से है। मानव जी, मेरा कहना यह है कि वाम और राम सब हो गया, इस बार कम्युनिस्टों ने अपना जो नीति था उसमें परिवर्तन किया और कुछ नए तरह के लोगों को, नए चेहरों को टिकट दिया। उसका असर किस पर पड़ रहा है? जितना भी वोट वो लाएंगे, आप पर या भारतीय जनता पार्टी पर? उसका बेनिफिट टीएमसी को पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है। ऐसा लूज जो बॉल जिनके काहे दिए कंधे आप? पे अच्छा, नहीं, नहीं, चढ़ के अभी आ रहा है फॉलो अप आ रहा है। अभी आ रहा है, चढ़ के ये लोग भर रहे थे। तो वो आप माइनस हो एक रहे हैं। तरफ कहते हैं वाम का वोट राम को, अब आप कह रहे हैं कि राम, जब वाम खड़ा हो गया ठीक से, तो वो भी राम को ही समर्थन देगा।
शशि जी, लेकिन सुधांशु जी ने मान लिया कि वाम का वोटर उधर गया है। सुधांशु गुंडे इधर गए। अरे सुधांशु जी के पास जा रहा हूँ भाई, पहले माधव जी को तो बोलने दीजिए। इसमें भी अलग छलनी है, माधव जी को बोलने तो वो दीजिए। वोटर में भी एक अलग छलनी है। वोटर गया है नहीं, बीजेपी की वो जो तरफ, वोटर गुंडे गए है हैं ना, टीएमसी वो के तरफ। वोटर अभी वापस जब वाम के साथ जाएगा बिल्कुल। तो इनके माधव जी, इनके प्लीज, वाम माधव जी को जवाब, लगेगा। माधव जी प्लीज बोले। झंडू वाम, मैं वही बोल रहा हूँ, जब वाम का वोट वापस से वाम के पास आएगा तो जो राम भक्त जो अपने आपको बोलते हैं उनकी कद उनको पता चल जाएगी और उनको ठीक है। वाम की जरूरत पड़ेगी, तो हम अमृतांजन वाम बंगाल से जो निकला वो पहुंचाएंगे उनको। वाम और बराबर राम। दिखेगा। सुधांशु जी, एक बात का clarification- सुधांशु जी, ये जो राम और वाम वाली बात जो ये कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि वामपंथियों ने थोड़ा रीति नीति में इस बार परिवर्तन किया है अपनी, इसका असर आप पर पड़ने वाला है अच्छा, और वो अलग-अलग है। या उनके ऊपर पड़ने और वाला वो अलग अलग भी है। अलग अलग भी है। उनको भी लूज बॉल दे दिया आप। मैंने अब देने दिए हाँ ना। सर, दे दिए सबको देखिए, loose ball। ऑब्वियस आंसर है। सुनिए, दोनों भारतीय जनता, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपना सीधा लक्ष्य अर्जुन की आंख की तरह रखते हुए जी तोड़ मेहनत करती है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वाम हो, आम हो और ये जितने टीएमसी वाले हो, राम भी है। फर्क नहीं पड़ने वाला। धीरे धीरे गंगोत्री से गंगा सागर तक सब कुछ राम में दिखाई पड़ेगा। हमारा गंगोत्री शुरू होता है सिवाय उत्तराखंड तमिलनाडु से, के। वो हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश हमारे साथ है, बिहार हमारे साथ है। अपनी अब जगह है, गंगा लेकिन सागर साफ दाब तक ये जो दूसरी अविरत जगह है। धारा विकास से लेके ये आप ठीक विकास मानिए, और ये राष्ट्रवाद की धारा आने वाली है। अब कोई सुधांशु रोक जी। नहीं सकता है। सुधांशु जी, जो देखिए भी मानव है। जी, अब तब पश्चिम बंगाल के इतिहास को, मतलब अगर आप पॉलिटिकल इतिहास को देखेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ चीजों को आप जानबूझ के ओवरलुक करके ये वाम राम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2011 में जब ममता बनर्जी आई, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो कि हिस्सा था लेफ्ट फ्रंट का, वो टूटकर आप में आ गया था, मिल गया था। सही कह रही हूं, नहीं कह रही हूं? जो देखिए, बेसिक हमारा कार्यकर्ता ऐसे थे अचानक बूथ से नहीं लेवल, हुआ। हाँ तो बूथ लेवल के जो वी- कार्यकर्ता थे वाम दलों के, मैं कंप्लीट कर लूं सर, निजी समय बोलो, जो बूथ लेवल कार्यकर्ता थे, मिडिल लेवल कार्यकर्ता थे, वो भारी तादाद में टीएमसी में शामिल हुए। और बीजेपी तो भाई अभी पिछले चुनाव में लाई है ना 77, उससे पहले तो 2 सीट पे थे। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करनी तो चाहिए वो ना। जिधर हरियाली दिख रही थी वो चले 2006 गए में जब TMC चुनाव में। लड़ा था साहिल- तब बीजेपी के साहिल- साथ मिलकर टीएमसी ने चुनाव लड़ा था। साहिल एक ये और भी है। ये भी है उसमें, साहिल- तो वाम भी आ गया, राम भी आ गया। साहिल एक राम, दोनों वाम, को वाम साथ सब में चल लेकर जाते। टीएमसी वहां पर चल रही थी। साम और दाम भी आया। देखिए साहिल एक और साम और दाम नहीं आना चाहिए चुनाव में, सबसे बड़ी बात वही होनी चाहिए। साहिल एक और बात जोड़ दें। अरे और एक मत जुड़ रहा है, जरा सुन लीजिए। संगीत रागी को बोल, एक बात संगीत तो रागी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके संगीत रागी दंड और भेद वाले हैं। ये इनको भूलना नहीं चाहिए कि जो भी नक्सल्स थे वो सीपीएम के खिलाफ थे और वो सारे ममता के साथ जुड़ गए थे। ये कौन सी थियरी कहां से लेके आते हैं आप? अरे ये थियरी की बात नहीं है। सचमुच में मुझे अरे भाई जंगल महल में 1084 दिन का जिक्र किया गया, वो भी नक्सलवादी थे। जंगल महल में किसने सपोर्ट किया था? अरे भाई, जब ममता बनर्जी आपकी कैबिनेट में थी तो बड़ा खुश थे, तब वो बहुत अच्छी वो थी। सीपीएम जब 2006 में चुनाव लड़ते तो बहुत अच्छी थी। सपोर्ट किया था। सीधी बात है, सीधी बात क्या है? सीधी बात है कि जंगल आपकी महल कैबिनेट में ममता बनर्जी थी कि नहीं थी? उनको नहीं सुन रहे। गठबंधन आपने क्या 10 साल तक थी या नहीं थी? 2006 में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ा थी या नहीं अरे थी? मैं तो ममता कह रहा बनर्जी हूँ बीजेपी के मैं साथ तो थी कह रहा कि हूँ नहीं थी? सीपीएम को हराने की ममता बात बनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। आशुतोष जी वाला चश्मा जो है ना, गजब का चश्मा है। भारतीय जनता पार्टी आज ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रही है। साहिल तुमने आप गठबंधन कर रहे थे तब आप बहुत बड़ी खबर आपको बताते हुए इस बुलेटिन का अंत कर रहे हैं। सभी लोग अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब जनता अपना फैसला सुनाएगी और वो फैसला 4 मई को आएगा। बने रहिए आज तक के साथ। कल शाम में हम आपको दिखाएंगे इसी एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल का अनुमान। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं। असम और पुडुचेरी में बीजेपी रिटेन कर रही है अनुमान के मुताबिक, वहीं यूडीएफ सरकार में आ रही है केरलम में, जहां पर तख्ता पलट है, और वहीं तमिलनाडु में विजय कर सकते हैं कमल। इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बंगाल का एग्जिट पोल क्या नतीजे लेकर आता है एग्जिट पोल के भीतर, और कौन सा सरप्राइज लेकर आता है उसका भी हमें इंतजार होगा। कल शाम को बंगाल के एग्जिट पोल के साथ दोबारा लौटेंगे और 4 तारीख को लगातार नतीजों के साथ में आज तक के साथ आप बने। ब्रेक के बाद ब्लैक एंड व्हाइट मेरे साथ।